नमस्कार, महाराष्ट्र शहर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है, 30% सिलेबस कम कर दिया है। सीबीएसई ने जारी किया है नोटिफिकेशन, 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एचआरडी मंत्री के ट्वीट नोटिफिकेशन जारी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में कटौती की है, 30% सिलेबस कम हो गया है। सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए किया है। तो एचआरडी मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 2020-2021 सत्र के लिए क्लास 9वीं से 12वीं के लिए पाठ्यक्रम में करीब 30% सिलेबस कम करने का निर्णय लिया है। यह फैसला अलग अलग स्कूल प्रबंधन, अभिभावकों, राज्यों, शिक्षाविद और शिक्षकों के सुझाव के आधार पर लिया गया है। एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया है। अब बता दें कि निशंक ने ट्वीट करके लिखा है कि कोरोना के चलते सीबीएसई को कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करने और पाठ्यक्रम भार को कम करने की सलाह दी गई थी, जिसमें कई विशेषज्ञों ने अपनी राय दी थी, जिसके बाद 30% तक सिलेबस कम करने का विचार किया गया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रोहित जोशी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, एक बड़ा फैसला जरूर किया है सरकार ने, 30% जो है कहीं ना कहीं बोझ को कम कर दिया है। क्या है पूरी जानकारी? क्योंकि कोरोना के देखते हुए शिक्षा संस्थान जो है, स्कूल्स जो हैं लंबे समय से 22 मार्च से ही लगातार बंद हैं। जब से ये लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके बाद से ही बंद है। ऐसे में जो एक बड़ी राहत है, क्योंकि 30% संशोधित किया जाना, 30% तक उसको कम किया जाना सिलेबस में एक राहत बड़ी हो सकती है। क्योंकि हालांकि कई स्कूल ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे सिलेबस को कवर कर पाना शायद मुमकिन नहीं था और इसी वजह से 30% कम किया गया है। हालांकि सिलेबस कम करने के दौरान कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है कि जो कंटेंट्स हैं उसमें ये ध्यान दिया गया कि जो विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई थी, एनसीईआरटी और सीबीएसई के जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया था उसमें ये कहा गया था कि जो कंटेंट दोहराए गए हैं या जिन कंटेंटों को दूसरे अध्याय में पढ़कर के दूसरे चैप्टर में पढ़कर समझा या जाना जा सकता है, उनको रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा उसमें जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई बोर्ड का, उसमें साफ कहा गया है कि जिन सिलेबस में जिन कंटेंट का रिड्यूस किया गया है, कम किया गया है, उनको संशोधित किया गया है, उस पर इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाना चाहिए और ना ही जो ईयर एंड में यानी साल के अंत में जो परीक्षाएं। जी अनिल, हमारे साथ दामोदर गोयल जो है सीबीएसई मैनेजमेंट कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। दामोदर जी, ये फैसला किया है, 30% कम बोझ किया है, कहीं ना कहीं इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा फैसला है ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण विद्यालय काफी लंबे समय से बंद रहे हैं और आगे भी कब खुलेंगे इसका पता नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए अध्ययनकार और अध्यापकों के लिए अध्यापन कराने का समय काफी कम हो गया है जी। और कोर्स में बहुत सारी बातें एक साधारण तौर पे भी होती हैं। इसलिए सीबीएसई ने फैसला किया है कि जो खास पाठ्यक्रम है, खास विषय हैं, उसको तो यथावत रखा जाए और जिनको खाली सरसरी तौर पर कनेक्ट किया जा सकता है उसको कम कर दिया जाए और उसके आधार पर पूरे वर्ष के लिए 30%, पूरे पाठ्यक्रम में 30% की कमी कर दी गई है, जिसके आधार पर परीक्षाएं का आयोजन किया जाएगा। जी दामोदर जी, वैसे कटौती तो चलिए की गई है 30%, कहीं ना कहीं बोझ हल्का तो किया गया है, लेकिन आगे की जो संभावनाएं वो नजर आ रही हैं, वो जो कोरोना को देखते हुए स्कूल कॉलेज बंद ही चल रहे हैं। तो ऐसे में उसको किस तरह से टैकल किया जाएगा? किस तरह से छात्रों को उनका सिलेबस पूरा किया जाएगा और उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? और ऐसे में जबकि ऑनलाइन से बहुत लोग जो है संतुष्ट नहीं है। जी देखिए, इस पर 3-4 तरीके हैं। ऑनलाइन से संतुष्ट नहीं होने के अपने कारण है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा जी। लेकिन ऑनलाइन भी एक शिक्षा का माध्यम है
और वर्तमान संकट के अंदर इसके अलावा कोई उपाय उपलब्ध नहीं है जी। इसलिए वो एक अफेक्टिव माध्यम है, इसलिए उसका उपयोग किया जा रहा है और छात्र बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। लगभग सभी स्कूलों में जो भी छात्र पंजीकृत हैं, जो भी छात्र उसमें प्रवेशित हैं, उसका करीब करीब 90-92% विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षा का उपयोग कर रहा है। लेकिन ये बात तय है कि जो फेस टू फेस क्लास होती है जी, जिसमें इंटरेक्शन होता है, जिसमें क्लास की फील आती है, वो ऑनलाइन वो चीज नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, वो चीज नहीं हो पाती। दामोदर जी, हमारे साथ रोहन जोशी जो शिक्षाविद हैं वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। रोहन जी, 30% जो है भार कहीं ना कहीं छात्रों के कम कर दिए हैं सिलेबस में, इसको आप कैसे देखते हैं और कोरोना संकट को देखते हुए, जबकि अभी स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं, 30% सिलेबस का कम करना एक तरीके से अच्छी मूव है। जहां तक इंटेंट का सवाल है, एनसीईआरटी के साथ कंसल्टेशन से किया है, तो मैं समझता हूं कि एनसीईआरटी में जानकार लोग हैं और उन्होंने सोच समझ के ही ये किया होगा, तो उसमें कोई शंका नहीं है। सवाल आगे वाला ये आता है कि आज टीचर्स और स्कूलों में, पर्टिकुलरली प्राइवेट स्कूलों में भी और गवर्नमेंट स्कूलों में भी, जब एनसीईआरटी सिलेबस कम करती है तो स्कूलों का फिर बाद में जाकर के ये काम होता है कि उसको चैप्टर्स में और जो बुक में से हैं उसकी कौन सी कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्लास में पढ़ानी है जी। तो एनसीईआरटी कह रहे हैं कि कोर कॉन्सेप्ट साथ वही रखेंगे, लेकिन उसके से जुड़ा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली क्या कम करेंगे ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो कोर कॉन्सेप्ट रहेंगी, ये बात तो सीधी है, लेकिन उसके बाद में जो किताबें बनती है ऑनलाइन, जो अभी टीचर्स यूज करने के लिए कंटेंट बना रहे होंगे बच्चों के लिए, वो जो बनता है वो बनने में इसमें कठिनाइयां आ सकती हैं, ये मैं देख रहा हूं। इससे पहले भी प्रिंसिपल से बात हुई है तो वो भी इसी दुविधा में पड़े हुए हैं कि एग्जैक्टली हम किस तरीके से उसे एडजस्ट करें। आप जैसे पहले कह रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा ऑनलाइन एंगेज रखना और बच्चों को पढ़ाना, इसी में बहुत सारी स्कूलें अभी थोड़ी सी मुश्किल में हैं जी। एफर्ट्स तो चल रहे हैं, गवर्नमेंट के भी चल रहे हैं और छोटी छोटी प्राइवेट स्कूलों के भी चल रहे हैं, बड़े स्कूलों के भी चल रहे हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी पड़ेगी इसके साथ साथ, और उसके लिए भी एनसीईआरटी ने कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। एससीईआरटी भी ले सकते हैं, हर एक राज्य में बने हुए हैं, तो उनके तहत थोड़ा सा टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग करना होगा, नहीं तो सिर्फ 30% सिलेबस कम होगा इस तरीके से अनाउंस करके उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा जी। आप रोहन जोशी, ये आप कह रहे हैं कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा और क्लियर भी चीजें नहीं है कि क्या चीज कम की जा रही है। दूसरी एक चुनौती सामने ये आ रही है कि बहुत से लोग, जैसे हम बहुत से कवर कर रहे हैं इस पे, तो जो छात्र हैं वो एक तरफा एजुकेशन से संतुष्ट नजर नहीं आते हैं, जबकि क्लास की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आमने सामने इंटरेक्शन होता है तो उनके क्लियर हो जाते हैं कॉन्सेप्ट। हाँ जी, अभी जैसे दामोदर जी कह रहे थे उनके साथ मैं सहमत हूँ। अभी फिलहाल देखिए सिचुएशन ऐसी है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इससे पहले कभी हुई नहीं थी जी। तो ऑनलाइन एक ही माध्यम है हमारे सामने आज जो एटलीस्ट अवेलेबल है। आप नहीं तो किसी भी वॉर या किसी भी इससे पहले बड़ी डिस्प्लेसमेंट या नेचुरल कैलामिटी के अगर एक्सपीरियंसेस देखते हैं तो उसमें बच्चे पूरी तरीके से एजुकेशन से छूट जाते हैं और ड्रॉप आउट की संख्या बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी है इसलिए एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ एक्सेस बचा रहा है एजुकेशन का, तो एक ये अच्छी बात समझनी चाहिए। ऑब्वियसली इसमें डिफिकल्टीज होगी और मुश्किलें इसलिए होगी क्योंकि आज स्मार्टफोन हो या मोबाइल टेक्नोलॉजी हो, इसका पेनिट्रेशन नहीं है गरीब घरों में, तो इसमें कठिनाई आ रही है, डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आज गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी ये है कि एक्सेस, जो शिक्षा का एक्सेस की बात हम पहले करते थे, अब वो जारी रखने के लिए क्या एफर्ट गवर्नमेंट लेगी इस पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल, ये बड़ी चुनौती जरूर होगी क्योंकि देखिए इंटरनेट जो डेटा है कि नहीं है, या फिर छोटे शहरों में या कस्बों में इस तरह की व्यवस्था जाहिर सी बात है पूरे तौर पे तो नहीं हो सकती है, तो एक्सेस तमाम छात्रों तक कैसे हो पाएगा? अभी जो मास एजुकेशन के तहत वो जो चला रहे हैं, अलग अलग चैनल्स को डेडिकेट करना और अलग अलग चैनल्स के थ्रू एजुकेशनल प्रोग्राम्स जारी करना, उसके साथ में थोड़ा सा ये देखिए होना चाहिए कि पेरेंट्स की भी एक एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। हम समझते हैं कि हर पेरेंट अपने बच्चे के एजुकेशन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, वो नेचुरली नहीं होता। आज गरीब पेरेंट के बहुत सारे सवाल है उसके सामने, जॉब नहीं है, क्या करे, पैसे कहाँ से आएंगे घर में, ये हर एक सवाल से गरीब आदमी। बल्कि सही कह रहे हैं आप रोशन जोशी, टाइम कम है हमारे पास, आखिर में क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पे? अच्छा फैसला है, सीबीएसई बस उसको एक तरीके से उसके आगे भी इंस्ट्रक्शंस दे, उसके आगे थोड़ा सा टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के भी बारे में सोचे, तो ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होगा। बच्चों के लिए आज बर्डन कम होना ये एक अच्छी बात है। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दामोदर गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पर? मैं ये कहना चाहूंगा, अभी अभी सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे रिवाइज कोर्स अपलोड कर दिया है और उसमें उन्होंने बता दिया है कि कौन सा कोर्स कम किया है, नंबर 1। जी। नंबर 2, ये बड़ी अजीब सी बात है कि चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप और मोबाइल देने की बात करती है, और इस समय कोरोना के संकट काल में गरीब बच्चों के लिए और गरीब परिवारों के लिए सरकार मोबाइल फोन और स्मार्टफोन क्यों नहीं उपलब्ध करा रही? जी बिल्कुल, एक बड़ा सवाल जरूर है कि राजनीतिक बातें बहुत होती हैं लेकिन लैपटॉप मोबाइल उपलब्ध नहीं करवाते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दामोदर गोयल जी। और हमारे साथ अनिल भी जुड़े हुए हैं, लगातार जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अनिल, अभी आपने दोनों लोग को सुना, क्या राय थी, क्या कहना चाहेंगे आखिर में इस फैसले पर? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जरूर एक काफ़ी बड़ा फैसला है, अहम फैसला है। खास करके जिस तरह से पेंडेमिक हुआ और लोगों के पास जो शिक्षा व्यवस्था है वो दूर हुए, जितने भी हमारे जो भी पैनलिस्ट में बैठे थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, काफ़ी अहम बातें रखी गई है दोनों जितने भी पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से। लेकिन खास बात यह है कि कई ऐसे दूरस्थ क्षेत्र हैं, चुनौती यही है कि दूरस्थ क्षेत्र में जो हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, आखिर उनके वो कैसे ऑनलाइन अपने जो शिक्षा है वो हासिल कर पाएंगे? बहुत बड़ी चुनौती जरूर है कि यहाँ पे जो दूरस्थ एरिया है वहां पर ऑनलाइन क्लासेस कैसे चल पाएंगी, ये एक बड़ी चुनौती। तमाम जानकारी की बहुत शुक्रिया अनिल जी। और बढ़ते अगली खबर पर अब बात करते हैं अलवर की, जहां पर बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला है। बानसूर में आज दिन दहाड़े 6 से ज्यादा बदमाशों ने फायरिंग करते हुए दहशत फैलाई। बदमाशों के द्वारा खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। बता दें कि बानसूर में हरसौरा चौक पर जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाश 2 गाड़ियों में भरकर आए और आते ही 8 राउंड फायरिंग कर दी और फिर जाते समय आपको बता दें वहीं पर सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद बानसूर में भय का माहौल है। बताया जा रहा है कि सारी वारदात जमीनी विवाद को लेकर हुई है और गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। जिसकी हमने 2002 में रजिस्ट्री कराई है 11 एरिया, और हम अपना इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इस कंस्ट्रक्शन को ज़बरदस्ती रुकवाने के लिए गुर्जर समाज के कुछ गुंडे करीब 20-25 होंगे 3 गाड़ियों में अचानक आए, तेज़ गति से अचानक रोक के, और उन्होंने तुरंत हमसे मारपीट शुरू कर दी। और आते ही कम से कम तो 8-9 फायर उन्होंने अपने कट्टों से, उनके पास सबके पास करीब कट्टे थे। कोरोना काल में तो लोग वायरस से बचने के लिए पीपीई किट पहन रहे हैं, लेकिन कुछ चोर हैं जो पुलिस से बचने के लिए पीपीई किट जैसे कपड़े पहनकर वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। जी हां, ऐसा ही सीसीटीवी की एक तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र के सतारा जिले से, जहां पर कुछ चोरों ने पीपीई किट जैसे कपड़े पहनकर ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाई और फिर लाखों की ज्वेलरी लेकर चंपत हो गए। चोरी करने के दौरान आपको बता दें कि चोर दुकानों में रखी उस पोस्टर को भी नजरअंदाज कर गए जिसमें चोरों से सावधान रहने को लेकर संदेश लिखा था। और बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजधानी में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। तेज बारिश से लोगों के चेहरे भी जो है खिल गए हैं। अजमेर रोड, कमला नेहरू नगर, हीरापुरा क्षेत्र में बारिश हो रही जमकर। राजधानी जयपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। सावन के दूसरे दिन भी राजधानी में जयपुर में आपको बता दें कि झमाझम बारिश हो रही है और दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद दोपहर करीब 4 बजे राजधानी में मौसम ने जो है करवट बदला और तेज बारिश का दौर देखने को मिला। खासतौर पर अजमेर रोड पर, जहां पर कमला रेणु नेहरू नगर और हीरापुरा 200 फीट बाईपास समेत कई इलाकों में तेज बारिश ने लोगों को राहत दी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए
तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजस्थान अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब नजर डालते हैं राजस्थान में कोरोना ग्राफ पर। लगातार यहां पर मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरुद्रा में तेजी से महामारी की रफ्तार बढ़ रही है। आज 234 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है 20,922 तक। प्रदेश में कोरोना से अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 20,922 में से 16,320 की रिपोर्ट निगेटिव हो चुकी है और इलाज के बाद 15,966 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में अब कुल 4,137 एक्टिव केस हैं और आज 42 केस रिकवर हुए हैं। वहीं 37 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि प्रदेश में प्रवासी पॉजिटिव की जो संख्या है वो 5,559 हो गई है। राजस्थान में कोरोना से रिकवरी रेट 80% है। और अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां हमारे इस लॉकडाउन में पूरी तरह से नजर बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज सूरत हाल आपको बताएंगे। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी के पास और जानते हैं कैसे हैं उनके शहर में कोरोना का ग्राफ। कोरोना मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 20,922 हो गई है।
जयपुर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,595 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 465 मौतें हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 16,320 मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 4,137 है। वहीं उच्च शिक्षा को लेकर प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लेते हुए फिलहाल परीक्षाएं नहीं करवाने का फैसला किया है। यूजी और पीजी की परीक्षाएं फिलहाल आयोजित नहीं होगी। हालांकि राज्य सरकार ने अंतिम फैसला उच्च स्तरीय बैठक के बाद लेने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। वीसी के जरिए इस बैठक में मंत्री रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, सीएस राजीव स्वरूप समेत पूर्व सैनिक भी जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। कहा कि सभी वर्गों का कोरोना के मुकाबले में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान मंत्री रघु शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल फिलहाल जल्दी नहीं जाने वाला, सभी को सतर्क और सुरक्षित रहना है। सभी को हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, तभी स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना आज भरतपुर में राहत की बात रही। आज एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं कल रात को 38 मामले सामने आने के बाद में कुल जिले में मामले 1834 हो चुके हैं। वहीं रात भरी बात ये रही कि 1550 संक्रमित सही हो चुके हैं जो अपने घरों को जा चुके हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी अब सक्रिय हो चुकी है और गली मोहल्लों और शहरों में जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों को सजग कर रही है कि इस महामारी से बचने के लिए, संक्रमित से बचने के लिए मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और घरों पर रहें। वहीं आपको बता दें कि अब छोटे कस्बों में भी प्रशासन पहुंचने लगा है और लोगों को समझाइश करने लगा है कि इस संक्रमण से दूर रहें और घरों पर रहें। वहीं आपको बता दें कि बयाना दोबारा से हॉटस्पॉट स्थिति में आ चुका है। वहाँ 18 मामले एक साथ निकलने के बाद में वहाँ अब लोगों में भी भय व्याप्त है। बाजार उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करें तो सुबह से अब तक 2 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इन 2 पॉजिटिव मरीजों के साथ में उदयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 795 हो गई है। और आज जो पॉजिटिव मरीज सामने आया है उसमें एक ओटीसी स्कीम क्वार्टर में रहने वाला जो कि बेंगलोर से लौटा प्रवासी है, उसमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो वहीं दूसरा सेक्टर 8 का रहने वाला है जो कि सलूम्बर के गींगला इलाके की ट्रैवल हिस्ट्री रखता है। और सलूम्बर का गींगला इलाका वह इलाका है जहाँ पर पूर्व में संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में वहां से संक्रमण लेकर उदयपुर लौटने की संभावना जताई जा रही है। चिकित्सा विभाग ने दोनों को आइसोलेट कर दिया और इसके साथ ही जो क्लोज कांटेक्ट के लोग हैं उनकी हिस्ट्री को खंगाल लिया गया है। साथ ही अब ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्लोज कांटेक्ट के सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और उनके भी सैंपलिंग कराई जाए। दूसरी ओर उदयपुर में जो पिछले एक सप्ताह में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, इससे जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग बेहद चिंतित है। आम जनता से ये मार्मिक अपील की गई है कि वे कोरोना को हल्के में ना ले, लापरवाही नहीं बरतें और सतर्क रहते हुए घर से बाहर तभी निकलें जब आवश्यक कार्य हो। सीएम जी देखिए, कोटा में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार नए नए इलाकों से पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। आज फिर 11 और नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। अब कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या की बात करें तो 753 पॉजिटिव रोगी हो चुके हैं, जबकि कोटा मेडिकल कॉलेज से लगातार डिस्चार्ज होने का सिलसिला भी रोगियों का जारी है। ऐसे में आज फिर 5 और रोगी स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। और संख्या की बात करें तो अब तक कोटा में 613 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो इन सब के बीच दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज कांग्रेस की ओर से पैदल मार्च निकाला गया। पेट्रोल के बढ़ते दाम, डीजल और महंगाई की जो दरें लगातार बढ़ रही है उसको लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। तो आज नयापुरा क्षेत्र से कलेक्ट्री तक जो है पैदल मार्च निकाला गया और कलेक्ट्री पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस नेताओं ने किया। पीसीसी सदस्य डॉक्टर जफर मोहम्मद और जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर हमले बोले। तो वहीं बीजेपी की ओर से भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया, क्योंकि कोटा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी विंग जो कि कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, वहां से रोगियों को पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। रोगियों द्वारा जब वीडियो वायरल किए गए समस्याओं को लेकर के, तो बीजेपी ने इस पर मुद्दा बनाया और बीजेपी नेता विकास शर्मा के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे और उन्होंने मांग की कि जो कोविड के जो मरीज हैं या संदिग्ध जो कोविड रोगी हैं उनकी जो है
व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। अगर नई बिल्डिंग में भी शिफ्ट किया जा रहा है तो भी वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए, क्योंकि जिस तरह से अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर जो है अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि कोरोना हॉस्पिटल को जहां भी शिफ्ट किया जा रहा है रोगियों को, वहां पर जो है व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।